नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 15 जनवरी 2017 को मायावती 61 साल की हो गई हैं। कुछ साल पहले अपने जन्मदिन पर करोड़ों रुपए की माला पहनने से सुर्खियों में आई मायावती इस बार बेहद ही सादे तरीके से अपना जन्मदिन मनाती नजर आ रही हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन सपा की तरह शाही अंदाज में नहीं होता। मैंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से सादगी के साथ जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए कहा है। आमतौर पर शाही अंदाज में रैली कर जन्मदिन मनाने वाली मायावती ने इस बार चुनावी दांव चला है। मायावती ने बेहद सादे तरीके से अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर मायावती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के खिलाफ जमकर बरसी। माया ने कहा कि नोटबंदी से अब तक हालात सामान्य नहीं हुए हैं। नोटबंदी के 50 दिन से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी पीएम ये नहीं बता पा रहे हैं कि इससे कितना काला धन पकड़ा गया है। नोटबंदी का फैसला राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिया गया। अब मोदी के हर संबोधन से जनता सहम जाती है। केंद्र में लगभग पिछले 2.5 वर्षों से चल रही बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अभी तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। माया ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में जनता बीएसपी को सत्ता में लाने का निश्चय कर चुकी है। अगर बीजेपी बीएसपी के अध्यक्ष और उनके परिवार की संपत्ति का ब्यौरा चाहती है तो सबसे पहले बीजेपी अपने नेताओं की संपत्ति का खुलासा करे। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं एवं प्रवक्ताओं को भी, खासकर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उनके परिवार की भी संपत्ति का हिसाब किताब जानने का कुछ ज्यादा ही शौक है। उन्होंने कहा कि सपा गुंडे बदमाशों की पार्टी मानी जाती है, जिसके कारण प्रदेश में जंगल राज ही चलता रहा है, जो आज भी बरकरार है। सपा के राज में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, अखलाक की हत्या हुई है। ऐसे में आप कैसे सपा को वोट देंगे? मैं खासकर कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन सभी विरोधी पार्टियों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने प्रदेश में ये चुनाव घोषित होने से कुछ महीने पहले तक यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके प्रदेश की जनता को अपने पक्ष में करने की भी पूरी कोशिश की है। मायावती को उनकी पूरी पार्टी और दूसरे दलों के नेता भी बहन जी कहकर बुलाते हैं। गौरतलब है कि मायावती अपना जन्मदिन जन कल्याण दिवस के रूप में मनाती हैं, लेकिन इस बार आचार संहिता लगे होने की वजह से उन्होंने अपने जन्मदिन समारोह से उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड को अलग रखा है। मायावती साल 2010 में जन्मदिन के दिन नोटों की माला पहनने से विवादों में आ गई थी। बता दें, मायावती साल 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी और तब से आज तक 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक टीचर थी और आईएएस की तैयारी कर रही थी। उन्हें कांशीराम राजनीति में लेकर आए थे। बीएसपी में आने के बाद मायावती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 4 बार सीएम रहने के बाद अब 5वीं बार अकेले दम पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में जोर आजमा रही हैं। आकांक्षा सिंह, एपीएन न्यूज। वैसे ये बात 100% सच है कि आज मायावती जो भी कुछ है उसके पीछे सबसे बड़ा और अहम हाथ है काशीराम का। वो 80 की दशक था जब काशीराम को उत्तर प्रदेश के इस काबिल प्रतिभा के बारे में मालूम पड़ा। उनके बारे में सुनने के बाद वो उनसे मिलने के लिए सीधा उनके घर पर आ गए। यहाँ उन्होंने इनसे बात की और माया के सपने के बारे में मालूम करने की कोशिश की। यहाँ काशीराम को मालूम पड़ा कि वो एक आईएएस ऑफिसर बनकर समाज और लोगों की सेवा करना चाहती हैं। तब माया को काशीराम ने कहा कि वो उन्हें सीएम बनाएंगे और तब एक नहीं ऐसे कई ऑफिसर फाइल लेकर उनके पीछे चलेंगे और उनके ऑर्डर का इंतजार करेंगे। मायावती अपने इस कामयाबी का श्रेय हमेशा काशीराम को देती रही हैं। आज से तकरीबन 16 साल पहले मायावती ने अपनी सारी कहानी सुनाई थी। तब हमारे सहयोगी प्रदीप राय ने उनसे खास बातचीत की थी। एपीएन आर्काइव से देखिए ये खास पेशकश। मैडम, आपको लोग जानते नहीं है कि जो मायावती हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, नेता हैं, आप इस नाते सब लोग आपको जानते हैं, सांसद के नाते सब लोग जानते हैं, लेकिन आपको ये लोग नहीं जानते कि आप यहाँ तक कैसे पहुँची। आपका जो सफ़र था बचपन से लेके अब तक का, ये कैसा था और आप कैसे यहाँ तक पहुँची?
इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझे इस लाइन में आना पड़ेगा, लेकिन जब मैं स्टूडेंट थी और समर वेकेशन के दौरान अपने पेरेंट्स के साथ कभी अपनी नानी के यहाँ जाया करती थी, तो वहाँ पर मैंने देखा कि दलितों के मोहल्ले अलग हैं, ब्राह्मणों के मोहल्ले अलग हैं, ठाकुरों के मोहल्ले अलग हैं, मुसलमानों के मोहल्ले अलग हैं। तो मैंने अपने फादर से पूछा कि भाई ये लोग अलग अलग मोहल्लों में क्यों रहते हैं, और जिस कम्युनिटी से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ तो उस बस्ती में लोग आना जो अपर कास्ट के लोग हैं वो क्यों नहीं पसंद करते हैं। तो मेरे फादर ने तो फिर इस देश की जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी दी, और मुझे ये भी बताया कि आज जो आपको पढ़ने लिखने का मौका मिला है, जब मुझे जो सरकारी नौकरी में जाने का मौका मिला है, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण मिला है। तो पहली बार मैं अपने फादर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम सुना, फिर मैंने उनके लाइफ के बारे में पूरा स्टडी किया, उनके वर्क के बारे में किया। तो उसके बाद तो फिर मैंने ये फैसला लिया कि मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद तो इस कार्य में लगना चाहिए जो आज भी देहातों में, आज भी शहरों में जो हमें ऊंच नीच की खाई देखने के लिए मिलती है, तो ये ठीक नहीं है, इसको हमें ख़त्म करना है। आज भी हमारे लोगों को जानवर से भी बदतर लोग समझते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि मुझे ये सारी चीज़ को ख़त्म करना होगा। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो हमको तौर तरीके बताए हैं, तो उन तौर तरीक़ों पर चलकर हमें अपने समाज को स्वाभिमान की ज़िंदगी बसर करने के लिए तैयार करना है, और कुछ उनके लिए हमें स्ट्रगल करना होगा। तो तब मैंने इस लाइन में आने का ये फैसला लिया। राजनीति में आ गई मैडम, राजनीति में आने के बाद, राजनीति में जब आप आई तो कभी सोचा था हमने कि चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी आप? मेरा शुरू से ही ऐसा सोचना रहा है कि कोई भी कार्य कठिन नहीं है यदि आदमी की तमन्ना सच्ची है। मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी किस्म की लड़की रही हूँ। किसी भी क्षेत्र में मैंने कदम डाला है किसी कार्य को करने के लिए, तो मैं जिद के साथ लगती थी कि मुझे उस कार्य में कामयाबी हासिल करनी है। मैं आपको अपने बचपन के बारे में बताना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी, पढ़ती थी, तो मैंने केवल 8th क्लास तक मैं स्कूल में गई हूँ, और जब मैं बहुत छोटी थी तभी मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में मैंने जानकारी हासिल की, और देहातों में मैंने ऊंच नीच वाला सिस्टम मैंने देखा। तो मेरे को तभी से ये लगन पैदा हो गई थी, मुझे जल्दी पढ़ लिख कर मुझे इस लाइन में आना है। तो उसके बाद मैंने 8वीं क्लास पास करने के बाद 9वीं, 10वीं और 11वीं 3 साल का कोर्स मैंने दिल्ली से 1 साल में किया था, दिल्ली हाई सेकेंडरी। उस समय लड़की 8वीं के बाद 11वीं का दे सकती थी इम्तहान। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं का 3 क्लासें मैंने 1 साल में पास की इस जिद की वजह से। और उसके बाद फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी किया। तो मैं बहुत जिद्दी किस्म की लड़की रही हूँ कि जो मैंने जिस लाइन में मैं कदम रख लेती हूँ कि मुझे इस लाइन में जाना, तो मुझे कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो और जब मैं इस लाइन में आई, जब जहाँ बोल रहे हैं कि राजनीति में आना या मुख्यमंत्री बनना, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा था कि यदि मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है तो मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस बात को ध्यान में रखकर कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि यदि बहुजन समाज के लिए कुछ करना है जिंदगी के हर पहलू में, तो इस देश के अंदर केंद्र और सूबों की पॉलिटिकल पावर की मास्टर की बहुजन समाज को अपने हाथ में लेनी होगी। यदि ये मास्टर की हमारे हाथ में आ जाती है तो फिर बहुजन समाज का इस मास्टर की के माध्यम से भला किया जा सकता है। इस मास्टर की को लेने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, और मान्यवर कांशीराम जी, जिनको मैं अपना गुरु मान के चलती हूँ, उन्होंने इस कार्य में मुझे बहुत मदद की।
और मेरा हिम्मत और हौसला बढ़ाया, हर प्रकार से मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। मैडम एक कोई कड़वा अनुभव बताइए। आपने कॉलेज तक की पढ़ाई की, LLB किया आपने, तो उस बीच में उस समय तो और ज़माना पिछड़ा हुआ था, लोग ज़रा सा ज़्यादा ही कुछ भेदभाव रहता होगा, तो आप बताइए कि कोई कड़वा अनुभव है आपका बचपन से लेके और अब तक के बीच में? नहीं, मैंने तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे साथ वो कोई छुआछात कर सके। लेकिन देहातों में मैंने ज़रूर देखा कि जिधर हमारे रिश्ते नाते रहते थे वहाँ पे और भी दलित शोषित समाज के लोग रहते थे, तो उन बस्तियों में अपर कास्ट हिंदू जो जाना पसंद नहीं करते थे। और सबसे अच्छा अनुभव बताइए बचपन से लेके अब तक की। सबसे अच्छा अनुभव तो ये था कि जब मुझे उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो 3 जून 1995 को मैंने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली और मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कुछ हद तक सपना पूरा किया है और देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पावर की मास्टर की, जिसको बाबा साहब बहुजन समाज के हाथ में देना चाहते थे, उसको मैंने अपने हाथ में लिया है। और इस चाबी के माध्यम से मैंने बहुत कुछ अपने समाज को दिया 1995 में भी, और जब दोबारा मैं मुख्यमंत्री बनी 1997 में भी, और 6 साल में मैंने 6 महीने में 6 साल से ज़्यादा कार्य करके मैंने दिखाया। और हर क्षेत्र में मैंने बहुजन समाज यानी सब समाज के हितों का ध्यान में रखा। और जिस दिन मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनी वो मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन था। मैडम राजनीति में है आप, तरह तरह की टेंशन है, खींचतान है, तो इसमें जब आप कभी टेंशन में आती हैं तो रिलैक्स होने के लिए क्या करती हैं? नहीं, जब मैं टेंशन में आती हूँ किसी बात को लेकर तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो टेंशन का कारण है उसका समाधान क्या है, तो समाधान निकालने की कोशिश करती हूँ। और जब तक समाधान नहीं निकलता है तो मैं जी जान से लगी रहती हूँ, और जब समाधान निकल आता है तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। आप फिल्में वगैरह देखती हैं मैडम? नहीं, मैं इस पर अपना टाइम नहीं खराब करती। तो मैं अपनी ज़िंदगी का एक एक पल बहुजन समाज के हित में मैं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब इस लाइन में आई तो मैंने ये फैसला लिया कि मुझे शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपनी लाइफ का एक एक पल जो है बहुजन समाज के हित में लगाना है। तो ना मैं फिल्मों में अपना समय खराब करती हूँ, ना व्यर्थ की बातों में। अपनी ज़िंदगी का एक एक पल मैं बहुजन समाज के हित में लगाना चाहती हूँ। मैं और आप फिल्में देखती नहीं, किसी कलाकार को पसंद? मुझे फिल्मों का तो कोई शौक नहीं है जी। मुझे नेचर से ज़रूर थोड़ा घना लगाव है। तो जब मुझे कभी समय मिलता है, थोड़ा भी समय मिला, तो मैं नेचर में थोड़ा खो जाती हूँ। मुझे हरा भरा वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप देखेंगे ये मेरा लॉन है छोटा सा स्पेस, लेकिन आपको हरा भरा नज़र आ रहा, किधर आपको सूखा नज़र नहीं आ रहा होगा। तो मुझे समाज में भी हरियाली पसंद है, नेचर में भी हरियाली पसंद है, परिवार में भी हरियाली। मतलब मैं किसी को दुखी होते हुए नहीं देखना चाहती। तो इसलिए फिल्मों वगैरह का तो नहीं, थोड़ा घना समय मिलता है तो नेचर में मैं लगाती हूँ अपने आप को नेचर में। यूपी में मुख्यमंत्री का पद हासिल करने वाली उत्तर प्रदेश की दलित मुख्यमंत्री मायावती को घर में ही भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भेदभाव उनके दलित होने पर नहीं बल्कि लड़की होने के लिए किया गया था, और करने वाले उनके पिता ही थे। ये खुलासा मायावती की जीवनी लिखने वाले लेखक अजय बोस ने अपनी किताब बहन जी बायोग्राफी ऑफ मायावती में किया। पंद्रह जनवरी 1956 को दिल्ली में जन्मी बीएसपी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 61 साल की हो गई हैं। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश और बहुजन समाज पार्टी का सबसे अहम चेहरा बन चुकी हैं मायावती। फूले शाहू भीम के बाद बहुजनों के वाली, बहुजन हित की भारत में ये कर रहे रखवाली। इस काम का किसी को
को भी मांगते ना दाम। वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम, वाजीवा धन्य कांशी राम। अब तक वो 4 बार यूपी के सीएम की कुर्सी पर बैठ चुकी हैं। वैसे उनको ये गौरव दिलाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ बहुजन समाज पार्टी की नींव रखने वाले काशीराम का रहा। गली बहुजनों की ये खिलने लगी है, मनुवाद की हवेली हिलने लगी है, मनुवाद की हवेली हिलने लगी है, मनुवाद की हवेली हिलने लगी है। चैन से भी पल भर में करते ना आराम, दुश्मनों के खत्म हुए इरादे तमाम। इस काम का किसी को भी मांगता ना दाम। वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम। ये वही काशीराम थे जिन्होंने आईएएस बनने का सपना देखने वाली एक साधारण सी लड़की को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का सपना दिखाया। 6 भाइयों और 3 बहनों वाले उनके परिवार में सभी बहनों को भेदभाव का सामना करना पड़ा। जहां उनके सभी भाइयों की पढ़ाई पब्लिक स्कूलों में हुई, वहीं सभी बहनों का दाखिला सस्ते सरकारी स्कूल में कराया गया। जबकि माया अपने सभी भाई बहनों में पढ़ने में सबसे तेज थी। किताब में इस बात का जिक्र है कि जब मायावती की मां ने लगातार 3 लड़कियों को जन्म दिया तो उनके पिता बेटे की चाहत में दूसरी शादी का मन बना रहे थे, लेकिन उसके बाद उनकी मां ने 6 भाइयों को जन्म दिया। इस किताब में लिखा है कि जब मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार उनके पिता ने पैतृक गांव बलरामपुर में दलितों की खातिर एक कल्याण योजना चलाने की अपील की थी, तो बहन जी ने उनकी चुटकी ली और लिंग के आधार पर भेदभाव करने की उन्हें याद दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा था कि बेटे नहीं बल्कि उनकी बेटी अपने पिता का नाम रोशन करने जा रही है। अजय बोस ने लिखा है कि पिता के व्यवहार से तंग आकर मायावती ने घर छोड़कर काशीराम के साथ राजनीति में कूद गई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो एक इतिहास है। इस किताब में मायावती और काशीराम के बीच संबंधों पर भी खुलकर चर्चा की गई। अजय बोस ने लिखा है कि किस प्रकार मायावती से नजदीकी को लेकर काशीराम पर उनके ही सहयोगी विरोधी हो गए, लेकिन दोनों में समझ ऐसी थी जिसको कोई भी तोड़ नहीं पाया। सपने भीम के पूरे करने की तमन्ना दिल में, घर घर में बहुजनों को जताते हैं मिलने, घर घर में बहुजनों को जताते हैं मिलने, घर घर में बहुजनों को जताते हैं मिलने। जमात हमारी यहाँ की है ये हुक्मरान, सुन के मनुवाद यहाँ हो रहे हैरान। इस काम का किसी को भी मांगते ना दाम। वाजीवा धन्य कांशीराम, वाजीवा धन्य कांशीराम। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने जो ऊंचाई छुई वो जग जाहिर है। मायावती को बहन जी कहते हैं, लेकिन उनका असली नाम नैना कुमारी है। मायावती के पिता दिल्ली में सरकारी कर्मचारी थे और मां एक घरेलू और अनपढ़ महिला थी। उनके पिता दूर संचार विभाग में क्लर्क के पद पर तैनात थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस तरह से मायावती को आयरन लेडी का नाम दिया गया, उसी तरह उनकी माता राम रति भी आयरन लेडी से कम नहीं थी। दिल्ली जैसे शहर में वो अपने दम पर भैंसों के बलबूते एक दूध डेयरी चलाती थी, जो परिवार को आर्थिक मदद देती थी। राजनीति में आने से पहले वो दिल्ली के एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी। किसी समय उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं के लिए अध्ययन भी किया था, लेकिन साल 1977 में काशीराम के संपर्क में आने के बाद उन्होंने एक पूर्णकालिक राजनीतिक बनने का फैसला ले लिया था। मायावती अपने परिवार के साथ नहीं रहती। उनका परिवार दिल्ली में रहता है और वो ज्यादातर लखनऊ में, लेकिन वो कभी कभार अपनी छोटी बहन मुन्नी गौतम के घर पर आकर जरूर रुकती हैं। जब काशीराम जिंदा थे तब वो कभी कभी उनके साथ वहां जाते थे और उनके खाने का इंतजाम भी दोनों बहनें मिलकर किया करती थी। मायावती में दलित आंदोलन की पहली समझ बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी और उनकी किताबें पढ़कर आई। इन किताबों से मायावती का पहला परिचय उनके पिता ने कराया था। मायावती ने अपनी आत्मकथा में लिखा है
कि तब मैं 8वीं में पढ़ती थी। एक दिन पिताजी से पूछा कि अगर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे काम करूं तो क्या वो मेरी भी पुण्यतिथि बाबा साहब की तरह मनाएंगे। मायावती के समर्थकों का दावा है कि उन्होंने आजीवन शादी न करने का फैसला इसलिए लिया ताकि वो जीवन भर एक निष्ठा भाव से बहुजन समाज के लोगों की सेवा में खुद को समर्पित कर सके और उनके सामाजिक और आर्थिक हालात को बेहतर बना सके। माया के जन्मदिन को आर्थिक सहयोग दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनके जन्मदिन पर चंदा भी लिया जाता है। मायावती एकलौती ऐसी नेता है जिन्होंने महापुरुषों के नाम पर जिलों के नाम तो बदले ही, खुद अपने नाम पर ही जिलों का नाम बदला। उन्होंने हाथरस का नाम बदलकर महामाया नगर कर दिया था। मायावती साल 2007 के बाद से सबसे ज्यादा विवादों में रही, चाहे वो नोटों की माला पहनने का मामला हो या फिर विदेश से अपने सैंडल मंगवाने का। वो एक बार फिर 2009 जुलाई में विवादों में आई जब उनकी तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी से ठन गई थी। मायावती की जीवनी लिखने वाले अजय बोस लिखते हैं, काशीराम मायावती के साथ बहुत अच्छा भावनात्मक जुड़ाव रखते थे। काशीराम का गुस्सैल स्वभाव, खरी खरी भाषा और जरूरत पड़ने पर हाथ के इस्तेमाल पर मायावती की तर्कपूर्ण खरी खरी बातें भारी पड़ती थी। समान आक्रामक स्वभाव वाले दलित चेतना के लिए समर्पित इन दोनों लोगों के काम का अंदाज जुदा होते हुए भी एक दूसरे का पूरक था। जहां काशीराम लोगों से घुलना मिलना, राजनीतिक संघर्ष और गपशप में यकीन रखते थे, वहीं मायावती अंतर्मुखी रहते हुए राजनीतिक बहसों को समय की बर्बादी मानती थी। मायावती के विरोधी भले ही उन पर तानाशाही का आरोप लगाते रहे, मायावती का राजनीतिक जीवन इतना आसान नहीं रहा। मायावती पहले वामसेप और फिर DS4 में सक्रिय हुई। साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनने पर ही मायावती सक्रिय राजनीति में उतरे, लेकिन पिता उनकी राजनीति में जाने के विरोधी थे। पिता ने कहा कि अगर काशीराम का साथ नहीं छोड़ा तो उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने पिता की एक बात भी नहीं सुनी। अपनी पहली राजनीतिक जीत के लिए उन्हें कई साल का इंतजार करना पड़ा। 1984 में BSP के गठन के बाद से ही मायावती ने कैराना से चुनावी सफर शुरू किया। इस मुकाबले में जीत तो कांग्रेस प्रत्याशी की हुई, पर मायावती ने भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। आज मायावती निश्चित तौर पर यूपी की ऐसी कद्दावर नेता है जिन्हें नजरअंदाज कर सियासत नहीं हो सकती। APN की ओर से मायावती को जन्मदिन की ढेरों बधाई। अमित यादव, APN। तो फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें APN के साथ। नमस्कार।